हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी आप बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th वालों के लिए उनके हिंदी से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो ये क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपका लेटेस्ट पेपर का पैटर्न है, उस पे आधारित सारे के सारे होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फंसेगा, ऑप्शन टू ऑप्शन फंसेगा। ठीक है, तो चलो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। बाकी कहूंगा, चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि झूठा सच के लेखक है। ठीक है, झूठा सच के लेखक कौन है? हमें 4 ठे ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो जयशंकर प्रसाद, अमृत राय, यशपाल और रामधारी सिंह दिनकर। तो झूठा सच के लेखक यशपाल है। आप सब लोग याद रखना, झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल है। ठीक है, इसकी विधा भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी विधा है उपन्यास। आप याद रखना, झूठा सच यशपाल जी द्वारा लिखित एक उपन्यास विधा की रचना है। ओके, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न और काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह क्वेश्चन क्या है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है। काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पे आधारित रचना है। ठीक है, देखो, क्या भूलूं क्या याद करूं और एक नीड़ का निर्माण फिर, ये दो चीजें याद रखना। क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर, ये दो रचनाएं है ना, ये आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है। और किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की, और हमेशा ये एग्जाम में आती है। तो इसके लिए अगर ऑप्शन देखें तो ये आत्मकथा विधा सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक और याद रखना, नीड़ का निर्माण फिर, ये दोनों आत्मकथा विधा की रचना है। और किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह क्वेश्चन है कि लहरों के राजहंस के लेखक है। भाई कई बार मैं बता चुका हूं इस प्रश्न को। लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी द्वारा लिखित नाटक विधा की रचना है। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क वाला। चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न फोर्थ नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह प्रश्न है कंकाल नामक नाटक के लेखक है। देखो, कंकाल, तितली और इरावती। ठीक है, ये तीन जो रचनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, इसलिए मैं भड़क गया। ठीक है, कंकाल, तितली और इरावती ये नाटक नहीं बल्कि यहाँ पे उपन्यास रहना चाहिए। चूंकि ये थोड़ा मैं टाइपिंग किया हूँ, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है तो माफ करना, यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, ये उपन्यास है। ठीक है, तो कंकाल, तितली और इरावती जो है ना, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना, जिसमें इरावती अपूर्ण माना जाता है। ठीक, कंकाल, तितली और इरावती ये तीन रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद जी की उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक काल की समय सीमा है। आधुनिक काल की हमें समय सीमा बताना है इस प्रश्न में। आधुनिक काल की जो समय सीमा मानी जाती है 1843 से अब तक का जो समय है ना, वो आधुनिक काल के अंतर्गत माना जाता है। तो इसके लिए ये घ वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे यह प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन शुक्ल युग की पत्रिका है। ओके, हमें शुक्ल युगीन यानी शुक्ल युग की पत्रिका के बारे में बताना है। और यहाँ ऑप्शन दिया है फर्स्ट सुधा। देखो, जो सुधा पत्रिका है, जिस सुधा मीन्स यहाँ कवि वचन सुधा से मतलब है। ठीक है, तो ये पत्रिका जो है ना, कवि वचन सुधा, ठीक है, जिसको शॉर्ट में सुधा भी बोल दिया जाता है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा संपादित पत्रिका है। ठीक है, तो ये भारतेंदु युग की पत्रिका है। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये भारतेंदु युग की पत्रिका है। ठीक है, जो सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है हंस, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये प्रेमचंद जी द्वारा प्रकाशित शुक्ल युगीन पत्रिका है। ठीक है, शुक्ल युग की पत्रिका है हंस, और किसने संपादित किया है? तो प्रेमचंद जी ने। ठीक है, इसके बाद देखो, ये चांद्र पत्रिका आ जाती है और ये मर्यादा आ जाती है। तो ये आपके ना द्विवेदी युग की, ये दोनों जो पत्रिकाएं हैं ये द्विवेदी युग की पत्रिकाएं हैं, जिसमें से चांद के प्रथम मतलब जो इसके संपादक थे वो राम रख ऐसे कर कोई थे। ठीक है, हालांकि चांद पत्रिका का बाद में संपादन महादेवी वर्मा जी भी ने किया था, इसलिए ये पत्रिका काफी फेमस हो गई। ठीक है, उसके बाद जो ये मर्यादा पत्रिका है ना, ये कृष्णकांत मालवीय इसके संपादक थे। ठीक है,
बाद में इसका संपादन प्रेमचंद जी भी ने किया था। ठीक, तो ये सुधा भारतेंदु की पत्रिका है और चांद और ये मर्यादा जो है ये दोनों द्विवेदी युग की पत्रिकाएं हैं। तो हमें शुक्ल युग की पत्रिका पूछ रहा था कौन है, तो हंस शुक्ल युग की पत्रिका है। सिंपल। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7। स्क्रीन पे देख सकते हो कि केशव दास की रचना है। केशव दास की हमें रचना का नाम बताना है। पहला रामचंद्रिका, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बिल्कुल यही ऑप्शन सही होगा, रामचंद्रिका। केशव दास की रचना है तो रामचंद्रिका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो प्रेम वाटिका है, तो प्रेम वाटिका ये रसखान जी की रचना है। ठीक है, रसखान जी की रचना है। उसके बाद यहाँ पे आंगन के पार द्वार, ठीक है, आंगन के पार द्वार ये भी आपकी मतलब ये तो अज्ञेय की रचना है, लेकिन ये कविता है। ठीक है, देखो ये कविता, ठीक है, और ये जो प्रेम वाटिका है ये भी कविता, दोनों कविता विधायक की रचना है। ठीक है, लेकिन जो प्रेम वाटिका है उसको रसखान जी ने लिखा है, और जो आंगन के पार द्वार है इसको अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अज्ञेय ने लिखा है। ठीक, तो रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। ठीक है, प्रेम वाटिका रसखान की, आंगन के पार द्वार अज्ञेय की, और अंत में प्रिय प्रवास बसता है। तो ये प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है, इसको हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, और 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें प्रिय प्रवास रहेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, चलो तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 रहा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 है। यह क्या है कि तीसरा तारसप्तक कब प्रकाशित हुआ। देखो ये तारसप्तक क्या था, जैसे इसमें लगभग 7 कवियों ने मिलकर, ठीक है, एक तरह से कविताओं की रचना करते थे। ठीक, उसी को तारसप्तक कहा गया। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मत जाओ, यहाँ पे केवल ये समझ लो। ठीक, तो इसमें इसके लगभग आई थिंक 3 की 4 प्रकाशन वर्ष हुए। तो इसमें पहला जो प्रकाशन हुआ, ठीक है, वह कब हुआ, तो पहला प्रकाशन 1943 में हुआ। ठीक है, जो सेकेंड हुआ वो 1951 में हुआ, और जो थर्ड हुआ वो 1959 में हुआ। ये 3 आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन 3 को आप लोग याद रखना। जो पहला तारसप्तक का प्रकाशन हुआ वो 1943 में हुआ, सेकेंड 1951 में, और थर्ड 1959 में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये तो उसी के लिए ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ललित ललाम के रचनाकार हैं। ललित ललाम के रचनाकार कौन है? पद्माकर हैं, मतीराम है, भूषण है, या फिर बिहारी है। ये प्रश्नोत्तर संख्या जो 9 है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ये बी वाला हो जाएगा, मतीराम। ललित ललाम का रचनाकार मतीराम है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, ठूठा आम। ठूठा आम किस विधा पे आधारित रचना है? ठीक है, तो देखो जो ठूठा आम है ना, इसको लिखा है भगवत शरण उपाध्याय ने, और किस विधा पे आधारित रचना है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उपन्यास संस्मरण विधा पे आधारित रचना है। ठीक है, ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। चलो ये हम लोग के 10 प्रश्न हो गए शुरू में। ये आपके हिंदी गद्य और पद्य के प्रमुख लेखकों और कवियों, उनकी रचनाओं और विधाओं से संबंधित है। अब आगे के जो प्रश्न होंगे एक तरह से समझ जाओ कि व्याकरण से संबंधित होंगे, तो चलो उनको भी हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, रस से संबंधित है, और जो यह प्रश्न है ना, आई थिंक 2023 के, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी था। ठीक, यहाँ क्या है कि शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारहि बारा। देखो यहाँ पे बार बार यहाँ रोने की बात की जा रही है। इस पंक्ति से साफ साफ मालूम चलता है कि यहाँ कहीं दुख की बात हो रही है। ठीक, तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस होगा, हमें रस पूछा जा रहा है। तो भाई यहाँ पे करुणा है, दुख है, तो करुण रस हो जाएगा। ये आपका ये वाला डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो बाकी आपके एग्जाम में क्वेश्चन है 2 ही रस है, करुण रस और हास्य रस से ही आएंगे। ठीक है, ये शांत रस हो गया, अद्भुत रस हो गया, बी रस हो गया, इनसे सब नहीं आएगा। ठीक, केवल करुण रस और हास्य रस से ही आएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं? देखो छंद में भी आपका केवल 2 छंद आएगा, एक रोला एक सोठा। ठीक है, इन 2 के अलावा कुछ मत पढ़ना, आपके एग्जाम में यही आएगा। तो देखो रोला में हमें चरण पूछ रहा है, तो रोला में कुल हम लोग के 8 चरण होते हैं। इस चीज को याद रखना, रोला में कितने चरण होते हैं? 8, और सोठा में पूछा जाए तो 4। सिंपल। चलो
उसके बाद प्रश्न संख्या 13 आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यह है कि चरण कमल बंदऊ हरिराय में अलंकार है। भाई कितनी बार मैं बता चुका हूं, काफी ये फेमस लाइन है। चरण कमल बंदऊ हरिराय में आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। यह क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, कि अनुपस्थिति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, अनुपस्थिति में हमें उपसर्ग बताना है। देखो यहाँ पे अनु प्लस उपस्थिति। ठीक है, क्या होगा, प्रश्न संख्या जो 14 है, ठीक है, इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला? बिल्कुल नहीं। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे। जैसे देश है, ठीक है, यह एक शब्द है, इसके पहले हम उपसर्ग उप लगा दें तो उपदेश हो जाएगा। यानी इस देश का पूरा ये उपसर्ग लगाने से अर्थ ही परिवर्तित हो गया। तो उसी प्रकार देखो, अगर हम यहाँ अनु पे क्लिक करते हैं तो हम लोग का बचेगा पस्थित। तो क्या पस्थित कोई मतलब शब्द एक तरह से है? नहीं, तो इसीलिए ये अनुपसर्ग यहाँ पे नहीं होगा। देखो ये होगा अन प्लस उपस्थित, अन प्लस उपस्थित। उपस्थित एक शब्द है, ठीक है, तो उपस्थित यहाँ पे देखो, उपस्थित, उपस्थित के पहले अन उपसर्ग लगकर क्या हो गया है, अनुपस्थित हो गया है। तो यहाँ उपसर्ग क्या होगा, अन होगा। ये वाला राइट होगा ऑप्शन, न कि ये वाला। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, और 80% लड़के फर्स्ट ही ऑप्शन पे लगाएंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यह क्या है कि राम रहीम में समास है। राम रहीम, राम और रहीम, इसका या राम या रहीम, इसका मतलब आप समास विग्रह करोगे। देखो राम रहीम हो गया, या फिर जैसे आप लिखते हो माता पिता, ये बीच में हाइफन आ जाता है, इसका आप समास विग्रह करते हो तो और अथवा या आता है बीच में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें द्वंद्व समास होता है। क्लियर? तो यहाँ ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, ऑप्शन में बहुब्रीहि है, द्विगु है, द्वंद्व है, तो ये द्वंद्व, ये वाला ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सही हो जाएगा। ठीक, चलो भाई, उसके बाद ये द्विगु समास आपका संख्या बोधक होता है, जैसे त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, तो वहां द्विगु समास होता है। उसके बाद अगला प्रश्न संख्या 16 हम लोग देख लेते हैं। यह क्या है, प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में अश्व का पर्यायवाची शब्द है। हमें अश्व का पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो देखो इसके लिए फर्स्ट ही ऑप्शन इसके लिए भी सही हो जाएगा। ठीक है, तुरंग है। ठीक है, तुरंग और है, क्योंकि तुरंग है, वाजी, ये सब अश्व यानी घोड़ा के, घोटक, ये सब घोड़ा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। पीयूष सुधा सोम, ये आपका अमृत का होता है। ये बिहंग और द्विज, ये तो बिहंग पक्षी का होता है, बिहंग द्विज ये शायद पक्षी का होता है। और ये मरकट और कपी जो दिया है घ वाला, ठीक है, ये तो बंदर का होता है। चलो, तो ये प्रश्नोत्तर संख्या 16 भी हो गई। उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 17 देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 17 क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह प्रश्न है कि तद, तद और तद में यहाँ पे क्वेश्चन में दी है पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप है। देखो आपके एग्जाम में ना जो ये शब्द रूप था, जैसे मधु का, नदी का, ये अब शब्द नहीं आएगा, केवल सर्वनाम शब्द, और वो भी तद और इसमद का आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। जैसे नदी का, लता का, मधु का था ना, वो नहीं आएगा। ठीक, केवल आप तद का याद करना और इसमद का, और इसमें पुल्लिंग वाला, स्त्रीलिंग वाला और नपुंसक लिंग वाला तीनों याद करना पड़ेगा। ठीक, तो चलो, तद शब्द का जो पुल्लिंग है उसका चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, तस्मयी होगा। ठीक है, कौन होगा, तस्मयी होगा। उसके बाद हम लोग चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका जो नया मतलब पैटर्न ऐड हुआ है, ठीक है, उसके अनुसार ये क्वेश्चन दिया हुआ है 18, 19, 20। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रश्न है आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। वाक्य का प्रकार है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो देखो भाई, ये सूरज निकला है एक साधारण वाक्य है, पक्षी चहचहाने लगे ये भी एक साधारण वाक्य, और ये दोनों और के द्वारा जुड़ गए हैं, एक संयोजक के द्वारा जुड़ गए हैं। यहाँ दो साधारण वाक्य आपके एक तरह से जुड़ गए हैं, तो ये दो साधारण वाक्य जुड़ गए तो ये एक संयुक्त वाक्य का निर्माण कर लिए। तो यहाँ साधारण को ही सरल वाक्य बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो ये साधारण या सरल वाक्य एक ही बात हुआ। तो ये दो जब आपस में साधारण वाक्य मिल गए या सरल वाक्य मिल गए तो वो संयुक्त वाक्य का निर्माण करेंगे। तो ये आपका बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 में आप लोग देख सकते हो, प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है, ठीक है,
कि कर्तृवाच्य वाक्य में क्रिया के लिंग पुरुष और वचन डाट यहाँ मतलब भरना है के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। यानी कर्तृवाची वाक्य में क्रिया के जो लिंग पुरुष और वचन है किसके अनुसार प्रयुक्त होते हैं, तो भाई कर्ता के अनुसार। सिंपल, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। उसके बाद चलो प्रश्न संख्या 20 है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि विकारी पद के अंतर्गत नहीं आता है। विकारी पद के अंतर्गत नहीं आता है, देखो ये विकारी और अविकारी शब्द से प्रश्न है, ठीक है। तो देखो जो आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, ठीक है, ये आपके विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपका विकारी पद के अंतर्गत नहीं आता तो वो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण ये तो आते हैं, ठीक। तो ये क्रिया विशेषण आपका अविकारी के अंतर्गत आता है, तो हमें बताना था कि विकारी पद के अंतर्गत नहीं आता है तो वो क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ये हम लोग का रहा 20वां प्रश्न। ये 20 के 20 जो प्रश्न थे आप लोग का जो नया पैटर्न है, ठीक है, क्लास 10th यूपी बोर्ड का, उस पे आधारित ये क्वेश्चन थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सब क्लियर कर लेना। बाकी मैं कहूंगा अगर आप अभी तक हमारी ये ऐप डाउनलोड नहीं किए हो, अभी आपको जो ये स्क्रीन पे ऐप दिख रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, इसका नाम है यूपीएमएसपी स्टडी। जी हाँ मैं दोस्त, यूपीएमएसपी स्टडी, तो इसको डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे हमने लक्ष्य बैच लॉन्च किया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, लक्ष्य बैच, ठीक है। इस बैच में बेसिकली आपको मिलेगा क्या, इस बैच में आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपका हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, सातों सेटों का, जैसे हिंदी का 7 सेटों का, मैथ का 7 सेटों का, साइंस का 7 सेटों का, सभी सब्जेक्ट के सातों पेपर का, सातों सेट के पेपर का सॉल्यूशन वीडियो के साथ साथ पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जो बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया उसका सॉल्यूशन वीडियो के साथ पीडीएफ सॉल्यूशन, और मैं हर सब्जेक्ट का कम से कम 4-4, 5-5 मॉडल पेपर उसमें प्रोवाइड करा रहा हूं आपको। तो इतना कुछ मिलेगा मात्र आपको 299 रुपए में। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% मार्क सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, उस पर आपको ये बैच मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अगर कोई परेशानी होती है वहां पे ज्वाइन करने में, तो वहीं पे नंबर दिया गया है, आप मुझ पे कॉल भी कर सकते हैं। मुझे कॉल पे बात मेरे द्वारा मतलब की जाएगी आपसे, ठीक है। चलो तो चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।